Morning students, we are going to start with the revision of the chapter 5-year plans. Okay. So as we got independence in 1947, in the year 1950, we adopted mixed economic pattern for our country. 3 तरह के economic systems होते हैं, capitalism, socialism, mixed economy. Capitalism और socialism दोनों extreme systems हैं. कैपिटलिज्म वो इकोनॉमिक सिस्टम को हम कहते हैं जिसमें जितनी भी इकोनॉमिक डिसीजंस हैं, लाइक व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom to produce, these economic decisions are taken by market forces. Profit maximization is the main objective of such type of economy. ठीक है, जब भी ऐसी डिसीजंस ली जाती हैं तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के मोटिव को माइंड में रख के ली जाती है. सेकेंड टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम होता है सोशलिज्म, सोशलिस्ट इकोनॉमिक पैटर्न. ठीक है, इसमें क्या होता है, जो भी इकोनॉमिक डिसीजंस हैं दे आर अंडरटेकन बाय द सेंट्रली प्लान्ड अथॉरिटी. मार्केट फोर्सेस नहीं लेते, कौन लेता है? एक सेंट्रली प्लान्ड अथॉरिटी होती है हमारी, वो लेती है. How? Keeping in mind the promotion of social welfare. ठीक है. Now India was not ready for capitalism और socialistic pattern ये इसलिए नहीं अडॉप्ट कर सकती थी क्योंकि इसमें प्राइवेट सेक्टर इंडिया में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था. हमारा एग्रीकल्चर, हमारी स्मॉल इंडस्ट्री, ये सब प्राइवेट सेक्टर में थी. ठीक है, तो इंडिया अडॉप्टेड मिडवे, दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमिक पैटर्न. मिक्स्ड इकोनॉमिक पैटर्न में रिसोर्सेज दे आर एलोकेटेड थ्रू मार्केट फोर्सेस, लेकिन जहां पर मार्केट मैकेनिज्म जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करना फेल हो जाता है, वेयर द मार्केट मैकेनिज्म फेल्स टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज, दैट सेक्टर इज अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट. सो मिक्स्ड इकोनॉमिक पैटर्न बेसिकली जिसमें दोनों सेक्टर्स को एग्जिस्ट करते हैं, प्राइवेट सेक्टर भी और पब्लिक सेक्टर भी. ठीक है, प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट मोटिव को माइंड में रख के इकोनॉमिक एक्टिविटीज करता है और जो गवर्नमेंट सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर है, दैट कीप्स इन टू माइंड मैक्सिमाइजेशन और प्रमोशन ऑफ सोशल वेलफेयर. राइट नाउ व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग? इंडिया ने डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग का रास्ता चूज किया. प्लानिंग का रास्ता उसने सोशल, जो हमारी एक कंट्री थी रशिया, जिसको हम कहते हैं यूएसएसआर. ठीक है, तो उस टाइम पे वी हैड वेरी गुड रिलेशंस विद यूएसएसआर एंड यूएसएसआर वाज अ डेवलप्ड इकोनॉमी. एंड उसका जो कारण था वो था उनकी इकोनॉमी एक प्लान्ड इकोनॉमी थी. उन्होंने इकोनॉमिक प्लानिंग का रास्ता चुना था और जिस करके वो कंट्री डेवलप्ड कंट्री मानी जाती थी. तो हमने भी रशिया के फुटस्टेप्स के ऊपर इकोनॉमिक प्लानिंग अडॉप्ट की. प्लानिंग क्या होता है बेटे? इकोनॉमिक प्लानिंग एक वो सिस्टम है जिसमें एक सेंट्रली प्लान्ड अथॉरिटी होती है जो कि इकोनॉमी में जितने भी रिसोर्सेज हैं उनकी सर्वे करती है और उनकी अवेलेबिलिटी को माइंड में रखते हुए टारगेट्स फिक्स करती है, ऑब्जेक्टिव्स डिटरमाइन करती है और उन टारगेट्स और ऑब्जेक्टिव्स को स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम में अटेन करने की कोशिश करती है. ठीक है, सो इकोनॉमिक प्लानिंग मीन्स a technique in which centrally planned authority seeks to achieve definite objectives and targets within a specified period of time, keeping in mind the available resources of the country. ठीक है, तो इसके बाद हम कुछ फैक्ट्स में आपको लिखवा दे देती हूँ. Who is considered as the father of Indian, architect of Indian planning? मैंने पहले जब ये चैप्टर करवाया था तब भी बताए थे, स्टिल आई एम मेकिंग यू राइट. आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग पीसी महालनोबिस. ठीक है, पीसी महालनोबिस एक पर्सन है हु इज पी
P से प्रशांत, C से चंद्रा, प्रशांत चंद्रा महालोनबिस, MAHALANOBIS, महालोनबिस. He is considered as the architect of Indian planning. Okay, next, father of Indian statistics. Father of Indian statistics किसको बोलते हैं? वो भी PC महालोनबिस को कहते हैं. Father of Indian statistics. वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कैलकाटा में PC महालोनबिस ने सेटअप किया था. इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, और एक जर्नल स्टार्ट की थी बाय द नेम ऑफ संख्या. संख्या. ठीक है. देन फादर ऑफ इंडियन प्लानिंग किसको बोलते हैं? फादर ऑफ इंडियन प्लानिंग सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया. मोक्ष गुंडम मोक्ष के आते हैं फादर ऑफ इंडियन प्लानिंग सर मोक्ष गुंडम, MOKSHAGUNDAM, मोक्ष गुंडम विस VIS वेस VES वरैया VARAYA. सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया. ठीक है. He was the first engineer to be awarded भारत रत्न. कुछ भी फैक्ट्स बेटे आपको आ सकते हैं. ठीक है. तो कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए. Another fact, when was planning started in India? फर्स्ट 5 ईयर हमने 5 ईयर प्लान्स बनाए, ये पता है सबको. मीडियम टर्म प्लानिंग हमने अडॉप्ट की, ना शॉर्ट टर्म प्लानिंग अडॉप्ट की ना लॉन्ग टर्म. रशिया में लॉन्ग टर्म प्लानिंग थी, हमने मिडिल टर्म प्लानिंग अडॉप्ट की. 5 ईयर प्लान्स हमने स्टार्ट किए. ठीक है. तो फर्स्ट प्लान कब स्टार्ट हुआ? डू यू नो द ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान? 1957. Okay, anyone else? When was first 5 year plan started in India? Its duration was 1st April 1951 to 31st March 1956. ठीक है. 5 साल के हमने प्लान स्टार्ट किए. जो बेटे हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, ये बेसिकली एग्रीकल्चर बेस्ड था. इसमें हमने एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया था. ठीक है. सेकेंड 5 ईयर प्लान जो था, दैट वाज ऑब्वियसली फ्रॉम 1st April 1956 till 31st March 1961. सारे नहीं लिखने की जरूरत है, इसमें से मैं आपको बता देती हूँ. थर्ड 5 ईयर प्लान वो भी ऑब्वियस है. 1st April 1966 से लेके 61 से लेके 31st March 1966 तक चला. 5 साल का डिफरेंस. लेकिन 3 साल के बाद हमारे प्लानिंग में ब्रेक आई, तो 3 साल के लिए हमने 1 ईयर प्लान्स अडॉप्ट किए. 66, 67, 67, 68,
68, 69. After which 5-year plan? 1-year plans were adopted. Third 5-year plan. कितने प्लान स्टार्ट किए? 3. इनको कहते हैं रोलिंग प्लान्स. रोलिंग, ROLLING, रोलिंग प्लान्स. ठीक है. उसके बाद 4th 5-year प्लान 69 से लेके 74, 5th 74 से लेके 78, एक साल पहले खत्म हो गया था 5th 5-year प्लान, 74 से लेके 78 तक. फिर 6th से पहले भी गैप पड़ गया. 6th प्लान 78 में नहीं शुरू हुआ, 80 में शुरू हुआ, 80 to 85. 7th 85 to 90. 8 में भी गैप पड़ा क्योंकि 90 में आपको पता है हमारी इकोनॉमी में क्राइसिस आ गए थे, तो गैप पड़ गया. तो वो जो गैप था अब 92 में रिकवर हुआ. 92 से लेके 97 हमारा 8th 5-year प्लान था. 69 to 74. ठीक है. देन 97 to 2002. फिर कंटिन्यूटी में चलते रहे. 2002 to 2007, 2007 to 2012, 2012 to 2017. 12th 5-year plan was the last 5-year plan. After that planning was abandoned. प्लानिंग कमीशन जो बनाई गई थी, प्लानिंग कमीशन कब बनाई गई थी? 1950 में. ये भी लिख लो. Planning Commission was set up in the year 1950. Who is the chairman of Planning Commission? Anyone? Planning Commission का chairman कौन होता है? It is always the Prime Minister. जो भी करंट प्राइम मिनिस्टर होता है वो प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन होता है. ठीक है. देन प्लान्स को फॉर्मुलेट करने के लिए एनडीसी को सेटअप किया गया, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, 1952 में, 6 अगस्त 1952. प्लानिंग कमीशन जो प्लान्स बनाता है उनको स्टडी करने के लिए, ठीक है, एनडीसी सेटअप की गई. उसका भी चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होता है. अब जो प्लानिंग कमीशन है इट हैज बीन डिसमेंटल्ड और प्लानिंग कमीशन की जगह किसने ले ली? अब एनीवन? किसने ले ली है? नीति आयोग. प्लानिंग कमीशन की जगह कौन सी नई इंस्टीट्यूट है? नीति आयोग, NITI आयोग. नीति की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. कब सेटअप हुई है? January 1, 2015. ठीक है. January 1, 2015. क्या फर्क है प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग में? बेटे जो प्लानिंग कमीशन था ना, दैट वाज टॉप बॉटम अप्रोच. मतलब टॉप पे पॉलिसीज बनती थी और बॉटम उसको इम्प्लीमेंट करता था. बॉटम लेवल यानी स्टेट गवर्नमेंट्स या पंचायत गवर्नमेंट्स, लोकल गवर्नमेंट्स का कोई पॉलिसी फॉर्मुलेशन में कोई भी रोल नहीं होता था. लेकिन जो नीति आयोग है ये बॉटम अप अप्रोच है, यानी बॉटम पे पॉलिसीज बनती हैं, बॉटम अपनी आवाज बताता है, अपनी से होती है उसकी, और वो टॉप पे जाके फिर वो उसको माइंड में रखते हुए पॉलिसीज बनाते हैं. ठीक है. प्लानिंग कमीशन कौन सी अप्रोच फॉलो करता था? टॉप बॉटम. और
नीति आयोग कौन सी अप्रोच फॉलो कर रहा है? बॉटम अप अप्रोच. इज इट क्लियर? ओके. सो जब हमने प्लानिंग सेटअप की बेटे, वी हैड सर्टन ऑब्जेक्टिव्स, वी हैड कॉमन गोल्स. कुछ कॉमन गोल्स थे हमारे which we seeked to achieve through planning. इन कॉमन गोल्स को हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स भी कहते हैं. कॉमन गोल्स और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग. सो कौन कौन से कॉमन गोल्स हैं? एनीवन? पहला कॉमन गोल, ग्रोथ. ग्रोथ implies rise in per capita income of the country over a period of time. So planning seeked to achieve or increase the growth rate of our economy. बेटे सबको पता है जब ब्रिटिशर्स हमें छोड़ के गए, हम बैकवर्ड इकोनॉमी थे, स्टेगनेंट इकोनॉमी थे, हमारी ग्रोथ नहीं हो रही थी. तो ऑब्वियसली जब आप अपनी इकोनॉमी को अपने हाथ में लोगे तो आप पहला ऑब्जेक्टिव आपका क्या होगा? मोटिव क्या होगा? इकोनॉमी को ग्रो करना. उसके लिए दो चीजों की जरूरत होती है. वन, कंट्री ग्रोथ रेफर्स टू कंट्रीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है. उसके लिए या तो आप रिसोर्सेज को बढ़ाओ या अवेलेबल रिसोर्सेज की प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ. अवेलेबल रिसोर्सेज को ज्यादा बेटर वे में यूज करो, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ. प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ सकती है? बाय मेकिंग टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन. ठीक है. नए नए रिसोर्सेज डिस्कवर किए जाएंगे ताकि ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस हो सके, और जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाएगा ताकि आउटपुट बढ़ सके. गॉट इट? व्हाट वाज द अनदर ऑब्जेक्टिव? मॉडर्नाइजेशन. सो मॉडर्नाइजेशन मतलब to make use of modern techniques of production, new methods of production, and also to bring about change in the social outlook. Modernization का मतलब यही नहीं है कि एग्रीकल्चर में नई मशीनों से काम करना शुरू कर दिया, इंडस्ट्रीज में नई मशीनों से काम करना शुरू कर दिया. Modernization also implies change in social outlook. लोगों का जो आउटलुक है, नजरिया है, उसको भी, वो बहुत ऑर्थोडॉक्स था उस टाइम पे. यू गो बैक टू 1950s, पीपल वर सो ऑर्थोडॉक्स. ठीक है. दे वुड नॉट जैसे अगर हम आज के किसान की बात करें तो आज का किसान प्रोडक्शन बढ़ाना चाहता है, इनकम बढ़ाना चाहता है, वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है. उस टाइम का किसान कहता था अरे नहीं, इन फर्टिलाइजर्स में तो हड्डियां हैं, बोन्स हैं, हम अपनी सॉइल को बोन से ट्रीट नहीं करेंगे. तो वो ज्यादा रिलीजियसली बाउंड थे. तो हम चाहते थे हमारे लोग जो है मॉडर्नाइज हो, यानी कि उनके सोशल आउटलुक में भी चेंज आए. ठीक है. सो मॉडर्नाइजेशन नॉट ओनली इम्प्लाइड मेकिंग यूज ऑफ मॉडर्न टेक्निक्स इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर, बट ऑल्सो टू ब्रिंग अबाउट चेंज इन द सोशल आउटलुक. ठीक है. ये ऑब्जेक्टिव हमने अचीव भी किया. कैन यू गिव एनी एग्जाम्पल ऑफ दिस? How we brought about modernization? Bete, green revolution is the best example of modernization. We started making use of HYV seeds, chemical fertilizers, right, to improve the productivity in our agricultural sector. Then IT revolution, this is modernization. Today we are taking online classes. This is modernization or not? Okay. All right. Next, bete, self-reliance, another objective which we seek to achieve through our planning. It was self-reliance. Self-reliance का मतलब है avoiding the import of those goods which could be produced in India itself. हम इंडिया जो थी उस टाइम पे बेटे, इवन अपने फूड ग्रेन्स के लिए उसको दूसरी कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ रहा था.
ठीक है, हमारे पास इतना अनाज नहीं था कि हम अपनी पॉपुलेशन का पेट भर सकें, तो हमें फूड ग्रेन्स और बहुत सारी बाकी चीजें फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट करनी पड़ रही थी. So we had this objective to achieve self-reliance. We wanted to be self-sufficient. ठीक है, हम अपनी फॉरेन एक्सचेंज को वेस्ट नहीं करना चाहते थे उन गुड्स को इंपोर्ट करके जो कि हम इजीली अपनी कंट्री में प्रोड्यूस कर सकते थे. So we focused on import substitution to realize the objective of self-reliance. Then बेटे full employment. We seek to achieve the objective of full employment. We know unemployment was of chronic nature in India at that time. What was the reason of unemployment? There were lack of employment opportunities. So government of India focused on creating more and more employment opportunities so that all those people who are willing and able to work get work at prevailing wage rate. फुल एम्प्लॉयमेंट का ऑब्जेक्टिव हमने इसलिए बेटे रखा सो दैट मोर पीपल कैन पार्टिसिपेट इन द ग्रोथ प्रोसेस. ज्यादा से ज्यादा लोग ग्रोथ प्रोसेस में, लेटर से आपकी कंट्री का, आपकी क्लास का कंपटीशन है, ठीक है, क्लास डेकोरेशन कंपटीशन है, तो उसमें मैं सिर्फ 10 बच्चों को काम दे देती हूँ. तो अगर आपकी क्लास फर्स्ट आती है तो कंट्रीब्यूशन किसकी है? 5 बच्चों की है. रेस्ट ऑफ देम विल फील हेल्पलेस. उनको इतनी खुशी नहीं होगी, वो कहेंगे ठीक है फर्स्ट प्राइज मिल गया लेकिन हमसे तो मैम ने कुछ करवाया नहीं, वी वर नॉट एट ऑल कॉन्ट्रीब्यूटर टू दिस. ऑन दी अदर हैंड अगर सबको मैं काम दूंगी, छोटा मोटा काम, किसी की ड्राइंग नहीं अच्छी, मैंने उसको ये बोला अच्छा बेटे आप पेस्ट कर दो, ठीक है, आप लाइन लगा दो, आप इसके साथ बैठ जाओ, कोई ना कोई काम दिया, तो अगर आपकी क्लास फिर फर्स्ट आएगी तो यू विल फील हैप्पी. ऑल ऑफ यू will feel that you were the part of this prize. You were the contributor of this prize. Moreover, let us say हमें कैश प्राइज मिलता है तो वो कैश प्राइज सब में डिस्ट्रीब्यूट भी होगा, है ना. तो फुल एम्प्लॉयमेंट का ऑब्जेक्टिव रखने का यही पर्पस था कि हम चाहते थे कि एक more and more people should participate in the growth process, and second, the fruits of development should accrue to all the people. ठीक है. Last objective, growth with equity. Growth with equity. हम चाहते हैं हमारी इकोनॉमी ग्रो करे, यानी पर कैपिटा इनकम लोगों की बढ़े, बट उसके साथ हम चाहते हैं इक्विटी, सोशल जस्टिस, यानी there should be equitable distribution of income and wealth. What if our economy grows? As a result, rich get richer and poor get poorer. That is benefit of growth does not accrue to all the people in similar way. Would it be of any use? आपकी ये कंट्री है, 50 बच्चे हैं इस क्लास में, ठीक है, हम मिलके 100 रुपए कमा रहे हैं. एक साल बाद हमने मिलके 500 रुपए कमाने शुरू कर दिए, लेकिन वो 100 से 500 का जो जंप हुआ उसका एक और इफेक्ट पड़ा. पहले ये सब बच्चों के पास ऑलमोस्ट सेम पैसे होते थे, ठीक है, सबको क्या मिल रहा था? 100 रुपए में से कितने बच्चे हैं? 50 बच्चे हैं, तो हर एक को कितने मिल रहे थे? 2-2 रुपए. अब 500 की इनकम हो गई, 50 में डिवाइड होनी है. कैसे डिवाइड होनी चाहिए? 10-10 रुपए सबको मिलने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा. किसी बच्चे को 100 रुपए, किसी को 1, किसी को 50 पैसे मिल रहे. कौन सी सिचुएशन बेटर है? फर्स्ट वाली, लेकिन उसमें ग्रोथ कम है. हमें ग्रोथ भी बढ़ानी है, तो ग्रोथ के साथ क्या होना चाहिए ताकि एवरीवन इज हैप्पी? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. इनकम इनइक्वालिटीज की रिडक्शन होनी चाहिए. इक्विटेबल और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में फर्क है. इक्वल का मतलब सबको 10-10 रुपए दे दिए, चाहे कोई काम कर रहा है चाहे नहीं कर रहा. बट इक्विटेबल मीन्स डिफरेंसेस आर अलाउड बट विद इन लिमिट्स. मैं बेटे अपनी MA MPhil करके UGC क्लियर करके टीचर बनी हूँ, ठीक है. सो इफ आई एम अर्निंग से 80,000 पर मंथ, तो एक प्यून
जो कि +2 पास है, उसको भी 80,000 मिल जाने चाहिए। तो फिर आप में से कल कोई पढ़ेगा ही नहीं, कहेगा हम भी पियून बन जाते हैं, 80,000 ही मिलने सबको, तो सेम मिलनी है ना, ठीक है ना। तो इसीलिए वी आर नॉट एमिंग एट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, वी आर एमिंग एट equitable distribution where differences are allowed but within limits or according to their capabilities, ठीक है। एक सर्जन एक सर्जरी का 10 लाख कमाता है, लेकिन जो ओटी के बाहर पियून खड़ा है वो सिर्फ 500 रुपए महीने का कमाता है। ये बहुत ह्यूज डिफरेंस है। नो डाउट सर्जन को ज्यादा मिलना चाहिए, पियून को कम, लेकिन इतनी डिफरेंसेस आर नॉट वारंटेड, नॉट अलाउड, ठीक है। सो दीज आर दी कॉमन गोल्स। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हर 5 ईयर प्लान में हमने इन सबके ऊपर फोकस किया। क्या हम कर सकते हैं, पहले 5 ईयर में ही हमने कहा चलो जी सेल्फ रिलायंट भी होना है, इकोनॉमी को ग्रो भी करना है, मॉडर्नाइज भी करना है, सबको काम भी देना है, ठीक है, और इनइक्वालिटीज भी दूर करनी है। इज इट पॉसिबल? No, why not? Because resources are limited. हमारे जो resources हैं वो limited हैं, तो इसीलिए हम हर प्लान को एक साथ या हर ऑब्जेक्टिव को एक प्लान में अचीव नहीं कर सकते, ठीक है। सो दीज वर द कॉमन गोल्स ऑफ द प्लानिंग। तो इसमें मैंने आपको कुछ फैक्ट्स जो हैं वो बता दिए। आपको मैचिंग टाइप क्वेश्चंस भी आ सकते हैं बेटे। So I will try if I can make, no, I don't think there is a provision of making the table here, but match the columns। आपको अब पता है, एक तरफ आपको लेटर से मैं अभी बता देती हूँ, जैसे कॉलम 1 में लिखा है फर्स्ट 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान, 7th 5 ईयर प्लान, 12th 5 ईयर प्लान। कॉलम 2 में उसकी ड्यूरेशन लिखी है 2012 to 2017। ये कौन सा 5 ईयर प्लान है? 12 लास्ट। फिर है 1985 टू 1990, 51 to 56 फर्स्ट 5 ईयर प्लान, 61 to 66 थर्ड 5 ईयर प्लान, ठीक है। सो आपको मैचिंग करनी आ सकती है, ठीक है बच्चे। सीक्वेंसिंग भी आ सकती है, सीक्वेंसिंग बेस्ड क्वेश्चन। असर्शन रीजनिंग वाले मैं साथ साथ आपको टेस्ट में भी डाल रही हूँ। केस स्टडी बेस्ड भी आपने बिजनेस स्टडीज में काफी करे हैं। केस स्टडी बेस्ड रादर इजी होते हैं, क्योंकि नॉर्मली आपको केस स्टडी में से उसका क्वेश्चन मिल जाता है, एमसीक्यू में खासकर, ठीक है। रिलेटेड क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। सो विद दिस चैप्टर इज ओवर। एनीवन हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क। हाँ जी, लिमिटेशंस और प्लानिंग नहीं, अचीवमेंट्स ही आ सकती हैं। अचीवमेंट्स क्या है? जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ा है, एग्रीकल्चरल सेक्टर डेवलप हुआ है, इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारा वो डेवलप हुआ है, ठीक है। ये सारी हमारी प्लानिंग की अचीवमेंट्स हैं। ओके, एनीवन एनी डाउट्स बेटे? सुखमन बेटे अटेंडेंस ले लेना और मेरे को सेंड कर देना, ठीक है।